तो आई थिंक सो पिछले क्लास हम ओजोन क्लास हम लोग ओजोन्स का डिस्कशन किया था। आज हम लोग केमिस्ट्री ऑफ सल्फर से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ सल्फर, तो आपको पता है जैसे ऑक्सीजन का दो इलेक्ट्रॉन्स था, O2 एंड O3। दोनों का हम लोगों ने प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, यूजेज, ये सब के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। इसी तरह सल्फर भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। मींस सल्फर का भी मेनी एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यही लिखा गया है, क्या देखो यहाँ पर समझ लो, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर हैज मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म देन एनी अदर एलिमेंट। इसका रीजंस है, दिस इज ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन। सल्फर क्या होता है, अपनी एटम से कंबाइन करके कैटिनेशन प्रॉपर्टी, पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए क्या करते हैं, सल्फर का बहुत सारा एलोट्रोपिक फॉर्म है एंड पार्टली फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर एडॉप्टेड। ये किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट कर लेता है। इसी कारण सल्फर का कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सल्फर हैज मोर एलोट्रोपिक फॉर्म एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। तो सल्फर का दो एलोट्रोप्स होता है, एक अल्फा सल्फर बोलते हैं और एक बीटा सल्फर होता है, और एक और गामा सल्फर होता है, जिसके बारे में हम लोग के सिलेबस में उतना नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले हम अल्फा सल्फर की बात करते हैं। अल्फा सल्फर को हम लोग रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर। ये क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन। इट इज येलो इन कलर, इसका कलर येलो होता है। और फिर इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये अल्फा सल्फर होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, बट पार्शली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, एंड इट इज रेडली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये सब टोटली इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप पढ़कर ध्यान रख सकते हैं तो रखिए, ऐसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका कलर ध्यान रखिए, इट इज येलो इन कलर, और पानी में ये इनसॉल्युबल्स है, और कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल्स है, इतना याद रखिए। उसके बाद थोड़ा सा बात हम लोग बीटा सल्फर की कर लेते हैं। बीटा सल्फर, जिसको मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो मोनोक्लिनिक सल्फर ये क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल्स होता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर स्टेबल्स एट एबव 95 डिग्री सेल्सियस। इसी को ट्रांजिशन टेम्परेचर्स बोलते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब आपको पता होना चाहिए, ये जो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर होते हैं, एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, और वो 95 डिग्री सेल्सियस, ये 95 डिग्री सेल्सियस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर्स, जहां पर क्या होता है, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना है, 95 डिग्री सेल्सियस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। दे बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर बाय कूलिंग एंड हीटिंग। अगर आप कूल हीट करोगे तो क्या होता है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव puckered like structure and exist in हाँ, ये बोल रहा था कि बोथ रोम्बिक और अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर जो हैं, they have puckered like structure and exist in acid form। ये अभी तक इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड। जो भी आपका रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर। एक लगे लोग बोलते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, और हर एक सल्फर दूसरे सल्फर को पकड़ कर खड़े हुए हैं, पकड़, इसलिए बोलते हैं पकड़ लाइक स्ट्रक्चर या क्राउन शेप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या बनाने के लिए आप देख सकते हो कैसे एक डब्लू बनाना है। इस तरह से पहले हमने क्या किया, एक डब्लू बना दिया, और इसी के नीचे दूसरा डब्लू बना दिया, और दोनों को कंबाइन कर दिया, और टोटल 8 ही सल्फर रखना है। इस स्ट्रक्चर में पूछ सकते हैं कि सल्फर का हर एक सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर होगा, हर एक सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा।
थीटा बॉन्ड एंगल 107 होता है, इसमें ये ध्यान रखना 109 नहीं होता है, 107 होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और इसमें क्या, इसमें यही सभी इंफॉर्मेशन आपको एसेट का स्ट्रक्चर बनाना होता है। और ये ध्यान रखिएगा क्या कि ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह दूसरा एक होता है, कुछ सल्फर का एलोट्रोप्स जो होते हैं ना, कुछ सल्फर का एलोट्रोप्स S6 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। सल्फर का एलोट्रोप्स एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर का कुछ एलोट्रोप्स H2V दैट इज आल्सो एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। तो ये सब से इंपॉर्टेंट, जैसे ये स्ट्रक्चर्स एलोट्रोप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड। इसी तरह S6 भी इंपॉर्टेंट है, आजकल S6 भी पूछना शुरू कर दिए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं S6 एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म। ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे आप देख सकते हो, एक चेयर हम इस तरह से बनाया गया है, देखो यहाँ पर एक चेयर है, चेयर, और ये देखो चेयर का नीचे वाला पोर्शन, ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर है। 6 सल्फर है, हर एक सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर है। इस केस में थीटा जो होता है 102 डिग्री है। और क्या इसमें, ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल भी बताया गया है 205 पिकोमीटर्स है। इस केस में भी बॉन्ड एंगल सॉरी बॉन्ड लेंथ बता दिया 204 पिकोमीटर। मीन्स S8 और S6 में जो बॉन्ड एंगल है ऑलमोस्ट सेम है।
इसी तरह मैं बता रहा था कि ये जो H2 है ना, H2, तो ध्यान रखिएगा H2 आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर्स। जैसे आपको मैं बताया था, अगर आपको याद हो तो O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर्स। और इसको प्रूव करने के लिए कौन सा थ्योरी था, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू MOT, O2 इज पैरामैग्नेटिक नेचर्स, और इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए पैरामैग्नेटिक था। इसी तरह सल्फर भी ध्यान रखिएगा, सल्फर भी पैरामैग्नेटिक नेचर्स का होता है एज लाइक O2 के जैसा ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर्स का होता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है एलोट्रोप्स में, S6 का स्ट्रक्चर, S6 का स्ट्रक्चर, S8 का स्ट्रक्चर, सल्फर के बारे में S2 के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर्स एंड अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक पॉइंट है, इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है। इन रिसेंट 2 डिकेड्स, मतलब पिछले 20 सालों से लगभग, मेनी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर आर डिस्कवर्ड। सल्फर का बहुत सारा इलेक्ट्रोपिक फॉर्म डिस्कवर्ड हो रहा है, एंड हैविंग रिंग्स ऑफ सल्फर एटम्स रेंजिंग फ्रॉम 6 to 20 कार्बन। एक इंफॉर्मेशन से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता दिया। स्ट्रक्चर आना चाहिए, H2 पैरामैग्नेटिक नेचर का है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सल्फर का पहला कंपाउंड हम लोग क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का पहले प्रिपरेशन देख लीजिए। प्रिपरेशन बहुत ईजी है, देखो ये FeS है, FeS और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन कराओ। तो इसमें सिंपली क्या करना है आपको, इसका पहला वाला का केटायंस Fe2+, दूसरे वाला एसिड का एनायंस, दोनों को कंबाइन करके FeSO4 बना दीजिए, और पहला FeS का एनायंस और H2SO4 का केटायंस, दोनों मिलाकर हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड है। क्या, जब आयरन सल्फाइड का फेरस सल्फाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। इट इज, और ये भी ध्यान रखना, इट इज प्रिपेयर्ड इन कीप्स एपरेटस। एक कीप्स एपरेटस होता है, उसी के अंदर क्या, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया जाता है। इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज ए कलरलेस गैस विथ रोटेन एग स्मेल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड का स्मेल जो होता है रोटेन, सड़े हुए अंडे की तरह इसका स्मेल होता है, ध्यान रखना। मॉडरेटली सॉल्युबल्स इन द वाटर, ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल्स होता है। एंड सॉल्युडिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर्स। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉल्युडिटी, हम जानते हैं कोई भी गैस का सॉल्युडिटी, अगर मैं आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से लिंक करूं तो वहां पर भी बताए गए थे, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युडिटी पानी के अंदर घटता है। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड का भी, एज वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉल्युडिटी ऑफ एनी गैस विल डिक्रीज। तो यही यहाँ पर बोल दिया गया है। फिर इसका हम जानते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड ना, जैसे वाटर एसिडिक नेचर्स, वाटर के अंदर एसिडिक नेचर्स होता है, इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर भी एसिडिक नेचर्स होता है। और ये कैसा है, एक वीक डाई बेसिक एसिड है। वीक डाई बेसिक एसिड मतलब टोटल ये 2 H+ आयन देंगे। क्या ये बोला गया, इट इज वीक डाई बेसिक एसिड, इसलिए इसको, इसका H2S का रिएक्शंस हम लोग, H2S का जो हम रिएक्शंस हम आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते थे। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पता होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड HS-, हाइड्रोजन सल्फाइड में HS-, फिर से एक और H+ देता है और H2-। इसका पहला का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁷ है, दूसरा का इक्विलिब्रियम 10⁻14 है। और ऐसा वहां बताया गया था कि सेकेंड स्टेप से जो H+ आता है और वो नेग्लिजिबल अमाउंट में आता है, इसलिए हाइड्रोजन, मोस्ट ऑफ द H+ आयंस आर कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज लेकर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक ऐसा एक वीक डायबेसिक एसिड है। फिर ये 2 तरह का सॉल्ट बनाता है, एक एसिडिक सॉल्ट और एक नॉर्मल सॉल्ट। जैसे देख रहे हो HS- क्या है, HS- एक एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, जो
जो फिर से ऐसा सॉल्ट जो H प्लस आयन रिलीज करता हो उसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। नॉर्मल सॉल्ट मतलब H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा, जैसे HS माइनस H एक H प्लस रिलीज कर सकता है, इसलिए हम इसको एसिडिक सॉल्ट बोल रहे हैं। बट H2 माइनस जो होगा दैट इज ए नॉर्मल सॉल्ट। ये रिएक्शंस भी आप जानते होंगे, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का NaOH के साथ रिएक्शन, एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा NaHS और वाटर। ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। इसमें क्या देख रहे हो, H2S एक ही H प्लस आयन NaOH को दिया है, NaOH के OH माइनस को एक ही H प्लस दिया है, इसलिए इसका N फैक्टर्स 1 है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में अपना दोनों H प्लस इस NaOH को देगा, इसलिए इस केस में इसका N फैक्टर्स 2 है। हाइड्रोजन सल्फाइड का N फैक्टर्स 2 है और ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट विथ लेड एसीटेट पेपर। अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को लेड एसीटेट पेपर से पास कराओगे तो क्या होगा, PBS का
हाँ, ये रिड्यूसिंग नेचर। तो आपको ये पता होगा, कौन सा चैप्टर्स में रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ा होगा क्या? अगर कोई भी सब्सटेंस लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, अगर मैं आपको पता हो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज जो होता है दैट इज -2 टू +6 होता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज। तो अगर कोई भी एलिमेंट अपना लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला को रिड्यूस कर कर खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होने से हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। तो ये सल्फर क्या है, यहाँ पर H2S में देखोगे सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण क्या कर सकता है, सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर सामने वाला को रिड्यूस कर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है। इसलिए सल्फर H2S इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसमें सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। तो क्या है, इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि सल्फर इसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। जैसे सल्फर यहाँ पर देख रहे हो, ये रिएक्शंस ये इंपॉर्टेंट भी है। H2S का रिएक्शंस अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से करा दे तो हम जानते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सामने वाला को रिड्यूस करेगा। और जब भी रिडक्शन होगा तो यहाँ पर क्या सल्फर बनेगा, येलोइश टर्बिडिटी का सल्फर बढ़ेगा, येलोइश टर्बिडिटी का इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। और क्या होगा, और फिर वाटर भी बनेगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो, H2S क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सल्फर में बना दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। खुद ऑक्सीडाइज होकर भी सल्फर में बना लिया। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि सल्फर यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये रिएक्शन ये क्या हम लोग बोल रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। ये आप सरफेस केमिस्ट्री में भी ये रिएक्शंस को देखोगे तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर जैसे FeCl3, ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर इसका रिएक्शन FeCl3 से कराओगे तो ये क्या करेगा, इस FeCl3 को रिड्यूस कर FeCl2 कन्वर्ट कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर में। तो ये भी एक क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। आप देखोगे येलो कलर का जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हो, आपको ये पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी इस केस में क्या हो गया, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जब भी इसका ऑक्सीडेशन होता है तो O2 बनता है। H2O2 का जब भी रिडक्शन होता है तो वाटर बनता है। कैसे बोला, देखो H2O2 अभी इसका ऑक्सीडेशन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 का, आपको ये पता है कि H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1। -1, बिल्कुल गुड, -1। तो ऑक्सीडेशन, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, खुद का रिडक्शन। खुद का रिडक्शन होने का मतलब है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना। और ऑक्सीडेशन स्टेट तभी कम होगा जब ये H2O में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सामने वाला इसको रिड्यूस कर क्या चीज में, वाटर में कन्वर्ट कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और क्यों ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सल्फर अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए सल्फर सामने वाला को रिड्यूस कर खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, खुद अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है। उसके बाद देखें, ये सब इसी तरह का रिएक्शंस है, आप इसको एक बार लुक ओवर कर लें, इस रिएक्शंस को लुक ओवर कर लें। हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शंस अगर नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड विल नेवर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई नाइट्रिक एसिड विल नेवर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, टेल मी रीजंस। नाइट्रिक एसिड कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है, ऐसा क्यों? सर वो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन टेस्ट +5। हाँ गुड, क्योंकि नाइट्रोजन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए कभी भी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई भी
कोई भी सब्सटेंस अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो सिर्फ एंड सिर्फ हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है सिर्फ एंड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर कोई भी सब्सटेंस अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड में देख रहे हो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। हाँ 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 मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि इंटरमीडिएट है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज -2 to +6 होता है, बट यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बीच में है, इसलिए ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से बढ़ाकर 0 भी कर सकता है, और ये -1 से घटाकर वाटर में भी कन्वर्ट हो सकता है, -2 भी कर सकता है। जब ये -1 से 0 करेगा तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये सामने वाला को रिड्यूस कर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ये H2O में कन्वर्ट होगा तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर रिड्यूस होगा। क्या ये बात समझ रहे हो, बताओ? तो ये बात ध्यान रखना है कि चलो उसके बाद यहाँ पर देखिए और क्या है। यहाँ पर ये रिएक्शन आपको अब समझ में आ गया होगा क्या। H2S नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो H2S क्या किया, नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करके NO2 में कन्वर्ट कर दिया, NO2 में, और खुद ऑक्सीडाइज होकर सल्फर में कन्वर्ट हो गया। और रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शंस है। रिडॉक्स रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं, n फैक्टर्स को निकालकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एटम्स को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, आपका रिएक्शंस ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। जैसे ये वाला रिएक्शंस, ये भी देखिए, ये रिएक्शन थोड़ा बैलेंस करके भी मैं बता देता हूँ। ये रिएक्शन देखो, क्या देख रहे हो, KMnO4, हम जानते हैं बचपन से पढ़ते आए KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, सामने वालों को ऑक्सीडाइज कर देगा, या यूं कहें ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सामने वाला को रिड्यूस करेगा। जब भी इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा बताओ, जब भी इसका रिडक्शन होता है तो आपको ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का जब भी रिडक्शन होता है तो Mn+2 में होता है, और ये MnSO4 लिखेंगे। ये जो आपका मीडियम है ना, मीडियम का हमेशा एनायन उठा लो, और ये हम जानते हैं कि Mn2+ में रिड्यूस होता है तो MnSO4। इसी तरह ये पोटासियम का जो K है ना, ये भी मीडियम का एनायन लेकर K2SO4 बना लेगा, और ये जानते हैं ये सामने वालों को रिड्यूस कर दिया, और खुद जब भी H2S का ऑक्सीडेशन होता है सल्फर में होता है। तो अब ये रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि n फैक्टर इसका 5 होता है। कैसे, ये +5 से +2 में जा रहा है, पर एटम चेंज 5 का, पर मॉलिक्यूल चेंज भी 5 का। यहाँ पर H2S में देखोगे n फैक्टर इसका 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, सल्फर टोटल 5 हो गया, तो हम यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसके बाद देखिए मैग्नीज 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो यहाँ पर सल्फेट कितना है, सल्फेट काउंट कर लो। सल्फेट प्रोडक्ट साइड देखोगे तो यहाँ पर 1 सल्फेट है और यहाँ पर 2 सल्फेट है, टोटल प्रोडक्ट साइड 3 सल्फेट है। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सल्फेट भी बैलेंस। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड देखोगे तो 10 हाइड्रोजन और 10 और यहाँ पर +6, 10 और 6 16 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट साइड देखो कितना हाइड्रोजन से, प्रोडक्ट साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए 8 वाटर करना पड़ेगा, 16 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अगर काउंट करोगे तो दोनों साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड दोनों बैलेंस दिखाई देगा। तो ये इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस का बैलेंसिंग करते हैं हम, जगह जगह पर रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग आपको सिखा रहे हैं। तो आपको ये सब पॉइंट्स अब धीरे धीरे दिमाग में बैठना चाहिए। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन, ये यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन का कैसा टेस्ट होता है, जब भी हम सॉल्ट को, सल्फाइड आयन को, सल्फाइड सॉल्ट को HCl डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, सिंपली आयंस का एक्सचेंज कर दीजिए, NaCl बनता है और H2S बनता है, रोटेन एक स्मेल्स का हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। अगर आपको सड़े हुए अंडी का बदबू आ रहा है वहां पर, तो हम बोलेंगे आप क्या करोगे, सल्फाइड आयन को लोगे और HCl में डाल दोगे,
डाल दोगे तो अगर आपको सड़े हुए अंडे की बदबू आ रही है तो हम जरूर बोल देंगे कि जरूर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस हुआ होगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड देख लीजिए क्या है इसका सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड क्या है, सल्फर को आप डायरेक्टली एयर के प्रेजेंस में कंबशन कराओगे तो SO2 बनेगा, SO3 कभी नहीं बनेगा। ये बात एक एक चीज दिमाग में बैठा लो, कभी भी SO2 का SO3 में कन्वर्जन के लिए हमेशा एक कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे देखोगे आगे कुछ देर के बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड का कन्वर्जन कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन कराएंगे, उस केस में देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन के लिए हम डिफरेंट कैटालिस्ट यूज करेंगे। जैसे जैसे V2O5, आपको पता है कि V2O5, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि H2SO4 का प्रिपरेशन हम कॉन्टेक्ट प्रोसेस से कराते हैं, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट वन इज V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है। तो SO2 का SO3 में कन्वर्जेंस के लिए हमेशा एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है, कभी भी ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जेंस नहीं होगा, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या है, बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सल्फेट और सल्फाइड आयन। ये मैं पहले भी बताया हूँ, यहाँ पर फिर से देखें, बाय एक्शन ऑफ सल्फेट या सल्फाइड आयन। अगर सल्फेट और सल्फाइड आयन, यहाँ पर देख रहे हो सल्फेट, दिस वन इज सल्फाइड आयन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। अगर सल्फाइड आयन का सोडियम सल्फाइड का HCl डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो SO2 गैस मिलता है, SO2 गैस। आपको अगर याद हो तो कार्बोनेट का भी टेस्ट बताया था, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी टेस्ट इसी तरह से था। अगर कार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड से ट्रीट कराते थे तो कौन सा गैस मिलता था, कौन सा गैस मिलता था, डाइल्यूट एसिड से ट्रीटमेंट कराने पर कौन सा गैस मिलता था बताओ। CO2। CO2, बिल्कुल CO2 मिलता था, कलरलेस गैस विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसी तरह बाइकार्बोनेट का भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या CO2 गैस विल कम, CO2 गैस भी कम। और जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते थे तो क्या होता था बताओ, CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते थे तो क्या होता था, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता था, मिल्की कलर आता था। और जब हम एक्सेस ऑफ लाइम वाटर, एक्सेस ऑफ CO2 पास करते थे तो क्या होता था, वो जो मिल्कीनेस है डिसअपियर हो जाता था। इसी तरह सल्फेट का भी सेम टेस्ट होता है, सल्फेट को भी डाइल्यूट एसिड से ट्रीटमेंट कराओगे तो क्या SO2 गैस मिलेगा। SO2 गैस इट इज ए कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल्स। ये मैं पहले पढ़ाया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, पंजेंट स्मेल्स। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड का भी अगर डाइल्यूट एसिड से ट्रीटमेंट कराइएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा विथ पंजेंट स्मेल्स। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड का अगर आप लाइम वाटर टेस्ट करा रहे हैं तो वहां पर भी क्या होगा, पहले मिल्कीनेस आएगा। मिल्कीनेस क्या आने के लिए क्या, जैसे वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता था, यहाँ पर क्या कैल्शियम सल्फाइड फॉर्म होगा। और अगर हम एक्सेस ऑफ SO2 पास करा देंगे तो क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर्स होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड।
चलो अब यहाँ पर देखो, तो ये हम बना सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं सेम दम हाइड्रोजन सल्फाइड से और या सल्फाइड से, कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल्स। इंडस्ट्रियल मेथड देख लिया, अगर आपको इंडस्ट्री में ह्यूज अमाउंट में चाहिए तो क्या करते हैं, बाय हीटिंग मेटल सल्फाइड और या मेटल सल्फाइड और इन एक्सेस ऑफ एयर। जैसे हम जानते हैं जिंक सल्फाइड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये मेटलर्जी में ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं ना, रोस्टिंग करते हैं, ROASTING, रोस्टिंग। रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड ओर का किया जाता है, और सल्फाइड ओर का एक ही मकसद होता है कि हमको किसी तरह ऑक्साइड ओर मिल जाए। इसी तरह से एक और मेथड होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मेनली किसके लिए कराया जाता है जानते हो? कैल्सिनेशन इज डन फॉर विच टाइप ऑफ ओर? नो सर। नहीं जानते हो, चलो। कैल्सिनेशन इज डन फॉर कार्बोनेट और रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये रोस्टिंग है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, सल्फाइड और ऑक्साइड और में यहाँ पर एक गलती हो गया मेरे से, यहाँ पर ओ आएगा, जेडन ओ आएगा, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो लार्ज से इंडस्ट्री में अगर चाहिए तो हम सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं तो SO2 गैस मिलता है। प्रॉपर्टी देख लो, इट इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल्स, हैवियर देन एयर, सो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। और इसका एसिडिक नेचर्स हमको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों एसिडिक नेचर्स का होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +6 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में +4 होता है, इसलिए लेस एसिडिक होता है। और क्या लिखा गया देखो, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन, ये सब देख लीजिए जल्दी से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ पर अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर है, अगर उसको कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीटमेंट कराएंगे, बेस से ट्रीटमेंट कराएंगे, एसिड का बेस से रिएक्शंस कराएंगे, तो इनडायरेक्टली आप ये दिमाग में रखे, SO2 को पानी में डाले थे तो क्या मिला था, सोडियम, क्या मिला था, सल्फ्यूरस एसिड मिला था, सल्फ्यूरस एसिड। तो कैल्शियम से ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा, बेस का हमेशा केटाइन लो और एसिड का एनाइन लो, बनाकर सॉल्ट बना दो, कैल्शियम सल्फाइड बना दो। इसी तरह सेकेंड रिएक्शंस, ये सब एसिड बेस रिएक्शंस है, बट देखने से आपको नहीं लगेगा, आपको कंफ्यूजन लगेगा। अगर यही रिएक्शंस को हम NaOH का रिएक्शंस, NaOH का रिएक्शन H2CO3 H2SO3 से करा दें तो ये जी लगेगा, यहाँ पर ऐसा दिखता नहीं है। तो बट इनडायरेक्टली आपको ये इमेजिन करना है, उसको पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, अगर SO2 को पानी में डालेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, सल्फ्यूरस एसिड बेस एसिड का रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, सोडियम सल्फाइड, और साथ में साथ पानी भी निकल जाएगा, वाटर भी निकल जाएगा। हम जानते हैं ये एसिडिक, ये एक एसिड है, तो और ये डाइबेसिक एसिड है, H2SO3 इज ए डाइबेसिक एसिड, इसलिए 2 H+ दे रहा है डिफरेंट स्टेप में, पहला H+ दिया और ये दूसरा H+ दिया, ये दोनों सॉल्ट बना, इसमें से एक एसिडिक सॉल्ट है और इसमें न्यूट्रल सॉल्ट है एक दूसरा, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट यही अभी हम सेम बता रहे थे, देखो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में पास कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फाइड मिल्कीनेस आएगा, और हम ज़्यादा अमाउंट में SO2 पास करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम, अगर लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल्कीनेस, और सेकेंड स्टेप में एक्सेस ऑफ CO2 पास करोगे तो डिसअपियर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर्स। तो हम जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो ये क्या कर सकता है, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाकर +6 भी कर सकता है और घटा भी सकता है, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट है।
यही चीज लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिए आप। सबसे पहले हम रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सल्फर देखते हैं। सल्फर का रिड्यूसिंग नेचर, सल्फर का रिड्यूसिंग नेचर मतलब सामने वाला को रिड्यूस कर कर खुद ऑक्सीडाइज होगा। हम जानते हैं सल्फेट SO2 या SO2 और जब पानी में डालेंगे तो सल्फाइड आयन, ये जब भी क्या करता है SO2 को Ac3 में बदलता है। जब भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो सामने वाला को रिड्यूस कर कर खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, सामने वाला को रिड्यूस करेगा। जैसे केमेनोफोर का, केमेनोफोर को Mn2+ में बदल देता है। जो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस केमेनोफोर सॉल्यूशन में पास कराएंगे तो क्या होगा, मिल्की ने सॉरी पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा, पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। ये जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट भी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, हम जानते हैं सेम चीज। अगर हम हाइड्रोजन सॉरी सल्फाइड आयन को डाइल्यूट एसिड से पास कराएंगे तो क्या मिलेगा, SO2 गैस मिलता है। SO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराएंगे, लाइम वाटर से पास कराएंगे तो क्या मिल्कीनेस, और ज्यादा अमाउंट ऑफ SO2 पास कर देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स हो जाएगा। सेम यही बात, अगर आप कार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड से पास कराओगे तो CO2 मिलेगा। CO2 को अगर आप लाइम वाटर से पास करोगे तो वहां पर मिल्कीनेस आएगा। तो SO2 और CO2 में डिफरेंस कैसे कर सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अपना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। और यही चीज का फायदा, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को केमेनोफोर सॉल्यूशन से बात कराएं तो क्या होगा SO2 SO3 में बदल देगा और केमेनोफोर को Mn2+ में कन्वर्ट कर देगा, मतलब मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। बट वही सेम काम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को केमेनोफोर सॉल्यूशन से पास कराओगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि केमेनोफोर को CO2 को ऑक्सीडाइज करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑलरेडी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। कि क्या ये बात समझ में आ रहा है, बताओ। यस सर। इसी तरह से सेम देखो, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, ऑरेंज सॉल्यूशंस K2Cr2O7 को रिड्यूस कर Cr3+ में कन्वर्ट कर देगा। FeCl3 को Fe3+ येलो कलर सॉल्यूशंस को Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जैसे रिएक्शन देखो लिख दिया गया है यहाँ पर, देख सकते हो। K2Cr2O7 सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सामने वाला को रिड्यूस कर क्रोमियम Cr2+ में कन्वर्ट कर दिया, और ये मीडियम का एनायन ले लिए, क्रोमियम सल्फेट बना दिए। और इसी तरह पोटासियम क्या करेगा, ये भी मीडियम का एनायन लेकर K2SO4 बना लेगा। और ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को तो रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज होकर ये बनाएगा SO3 बट एक्वस मीडियम होने के कारण सल्फेट आयन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SO3 नहीं दिख रहा है, बेसिकली क्या होगा, SO3 एक्वस मीडियम में कन्वर्ट क्या चीज में हो जाता है, सल्फेट आयन में हो जाता है। और इस रिएक्शन को, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता है आता है। इसी तरह से आपको पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी होता है, क्योंकि इसमें सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। तो अभी तो देखा इसके पहले कि ये सामने वाला को रिड्यूस कर खुद ऑक्सीडाइज हो गया था SO3 में। अब यहाँ पर हम इसका कुछ ऐसे रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, सामने वालों को ऑक्सीडाइज कर खुद रिड्यूस होकर सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रेट को क्या नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज कर देता है,
हाइड्रोजन हाइलाइड को एक्सेप्ट फ्लोरीन F- को किसी को भी ऑक्सीडाइज करने का अधिकार नहीं है। F- दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। इसलिए SO2 को ऑक्सीडाइज कर कर X2 में पहुंचाएगा, एक्सेप्ट यहाँ पर फ्लोरीन मत लीजिएगा। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को सल्फर में कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन थोड़ा देर पहले भी आया था, यहाँ पर क्या ध्यान रहे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर कर सल्फर में कन्वर्ट कर दिया, सामने वाला रिड्यूस, ये अगर इसको ऑक्सीडाइज किया तो खुद भी रिड्यूस होकर सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। SO2 SO3 का स्ट्रक्चर दिया हुआ देख लीजिए, ये सब बॉन्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ देख लीजिएगा, ये भी मैं बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं बताया हूँ। ट्राइमर फॉर्म ऑफ SO3, ये देखिए किस तरह ट्राइमर फॉर्म SO3 का। अब हम जानते हैं कि SO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, SO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो ये बनाने के लिए क्या करो, हर एक सल्फर पर दो दो डबल बॉन्ड O डाल दीजिए, ऐसा 3 बना लिए, एक यूनिट बना लिए, दूसरा यूनिट बना लिए और इसी तरह तीसरा यूनिट भी बना लिए। और बीच में क्या किए, सल्फर सल्फर को ऑक्सीजन से जोड़ते गए, ये ऑक्सीजन से जोड़ते गए। तो ये एक क्या बन गया, दिस इज द साइक्लिक ट्राइमर ऑफ S3O9। जैसे आपको पता होगा कि जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड से एक वाटर निकालते हैं तो कौन सा फॉर्म बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड से कोई भी एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल ले तो कौन सा फॉर्म बनता है, पायरोफॉर्म या मेटाफॉर्म या कुछ भी नहीं। अरे तो आप लोग बोलो ना, अगर नहीं जानते हो तो नहीं जानते हैं, बता दीजिए। पायरो। अच्छा पायरोफॉर्म, ये तो ऐसा नहीं बोला था कभी। जब एसिड से अगर एसिड में ×2 करो और माइनस वाटर करो, माइनस वाटर मॉलिक्यूल्स करो तो पायरोफॉर्म बनता है। और मेटाफॉर्म कब बनता है, जब पेरेंट एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं तो हमेशा क्या बनता है आपका, मेटाफॉर्म बनता है। तो SO3 द मेटाफॉर्म। आप देखोगे जब हम H2SO4 से एक पानी निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक पानी, एक वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन चला गया और एक ऑक्सीजन चला गया, SO3 कन्वर्ट हो गया SO3 में। SO3 क्या है, ये मेटा सल्फ्यूरिक एसिड है और मेटा सल्फ्यूरिक एसिड अनस्टेबल होता है, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड अनस्टेबल होता है। जैसे आपको वहां पर फॉस्फोरिक एसिड में भी बताया गया होगा कि जो आपका अगर दैट इज HPO3 इज अनस्टेबल इन नेचर, वो देखा था, ट्राइमराइज कर दिया था और साथ ही साथ पोलीमराइज भी में भी कन्वर्ट हो गया था इसी P ब्लॉक में। इसी हम नाइट्रोजन फैमिली में बताए थे ये सब। इसी तरह ये भी ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। सल्फर, देखो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एक अच्छा ब्लीचिंग एक्शन होता है इसका। ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, कलर उड़ाना। अगर कोई कलरलेस सब्सटेंस है, कलरलेस कपड़ा है आपके पास, अगर मैं उस पर सल्फर डाइऑक्साइड डाल दूं तो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसका बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। और ब्लीचिंग एक्शन भी दो तरह का होता है, एक ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी होता है और एक ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी रिडक्शंस की वजह से अगर ब्लीचिंग एक्शंस होता है, कलर उड़ाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी ब्लीचिंग। अगर कभी भी ऑक्सीडेशन की वजह से उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट ब्लीचिंग। तो ये बात ध्यान रखना, SO2 में जो जो है दैट इज ड्यू टू रिडक्शन। इस हाइड्रोजन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन आता है, हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग आता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये टेम्पररी है। मतलब एक बार कलर उड़ गया, धीरे धीरे क्या करेगा, एयर के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा और फिर क्या होगा, फिर से कलर रीगेन कर लेगा। इसी तरह ओजोन भी एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, ओजोन भी एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। और ओजोन के अंदर ब्लीचिंग एक्शन जो आता है दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इसलिए हम लोग बोलेंगे दैट इज ए परमानेंट ब्लीचिंग।
जैसे बहुत सारा ब्लीचिंग एजेंट को बता, ब्लीचिंग एजेंट मतलब जो नेसेंट ऑक्सीजन दे सकता है ना, उसको हम ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। ये जो आपका सुपर ऑक्साइड है वो भी, उसके पास भी नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ना है, दैट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ कंपाउंड सल्फर। सल्फर का कुछ ऑक्सी एसिड्स देखो। जैसे पहला ऑक्सी एसिड्स है जिसका प्रिपरेशन भी आपको पढ़ना है, जिसको किंग्स ऑफ एसिड भी बोला जाता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का डिमांड होता है। किसी भी इंडस्ट्री में आप देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड उसको रिक्वायर्ड होगा ही, इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। जिस कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का जितना ज्यादा कंजप्शन होता है उतना ही कंट्री आपका डेवलपमेंट माना जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपरेशन करेंगे। इसका 3 स्टेप है। पहला स्टेप में सल्फर को या सल्फाइड ओर को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर SO2 बनाएंगे। कभी भी SO3 में कन्वर्जेंस नहीं हुआ। SO2 से SO3 में कन्वर्जेंस के लिए हमेशा एंड हमेशा कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो SO2 फर्दर कंबाइन कर SO3 में कन्वर्ट हो गया और इसके लिए हम कैटलिस्ट यूज किए B2O5। और ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना, ये रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये एक हेट्रोजीनियस रिएक्शंस है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन किसको बोलते हैं? सरफेस में पढ़ोगे कैटालिसिस। यहाँ पर सुन लो अभी कि अगर आपका कैटलिस्ट जो कि सॉलिड फेज का है,
अगर आपका कैटलिस्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज का होगा तो ऐसे रिएक्शन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। कैटलिस्ट सॉलिड है इसलिए हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इस रिएक्शंस का डेल्टा एच भी याद रखना है, इस रिएक्शंस का डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और आपको पता होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर्स, और इसका डेल्टा एन जी देखोगे ये भी नेगेटिव है इसलिए हाई प्रेशर। तो फेवरेबल कंडीशन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर आप SO3 का मैक्सिमाइज करना चाहते हो, SO3 का प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर फिर अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये तो जानते हो SO3 का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है थर्ड स्टेप, तो क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखना कि H2SO4 और सल्फर डाइऑक्साइड, अगर H2SO4 के अंदर सल्फर SO3 को पास करें तो ओलियम बनता है। ओलियम इज ए मिक्सचर्स ऑफ H2SO4 प्लस SO3, उसके अंदर SO3 एक्सेस अमाउंट पर डिजॉल्व रहता है। और ये जो ओलियम होता है ना, इट इज नथिंग बट इज ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इसी तरह से देखो ये भी जानते होंगे कि अगर हम इसको क्या बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनता होगा, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। H2SO4 कॉन्टेक्ट प्रोसेस से कितना परसेंट, अराउंड 96% और 98% प्योर मिलता है। इसी तरह अगर आपको याद हो तो हम नाइट्रिक एसिड बनाए थे, कौन सा प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाया गया था बताओ, याद है? नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस, कौन सा? नहीं आता है? तो ये तो बताया ना कि नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये सब नाम धीरे धीरे याद कीजिए। जैसे हैबर प्रोसेस से हम अमोनिया को बनाते हैं, इसी तरह नाइट्रिक एसिड को हम ओसवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं, इसी तरह कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाए थे। ये सब धीरे धीरे आप नाम याद करना शुरू कर दीजिए, कौन सा रिएक्शंस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये सब भी धीरे धीरे याद कीजिए। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब तक आप एफर्ट नहीं लगाइएगा तो हम कितना भी एफर्ट लगा लें सब बेकार है। तो आप भी तैयार रहिए, आप भी पढ़िए थोड़ा घर में। देखो तो इससे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, सॉरी, जो आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन, क्या ओसवाल्ड नाइट्रिक एसिड जो प्रिपेयर करते थे ना हम लोग, नाइट्रिक एसिड जो उससे मिलता था दैट इज 68% प्योर मिलता था नाइट्रिक एसिड। यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मिलेगा दैट वन इज 98% प्योर। फिर दूसरा एक और प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लेट चेम्बर प्रोसेस। सब जो भी 3 स्टेप फॉलो किए हैं यहाँ पर भी सेम है बट कैटलिस्ट डिफरेंट होता है। इस लेट चेम्बर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट, B2O5 कैटलिस्ट, और इसमें कौन सा कैटलिस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हो ये रिएक्शंस एक होमोजेनियस कैटलिस्ट रिएक्शंस है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का सेम फेज है, इसलिए इसको होमोजेनियस कैटलिसिस भी बोलते हैं। थर्ड स्टेप वही सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालेंगे। फिर इसका प्रॉपर्टीज है, इसको देख लीजिए। पहला प्रॉपर्टीज है इट इज ए कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 एट रूम टेम्परेचर इंफॉर्मेशन। और इसको जब हम डिजोल्व करते हैं पानी में इट विथ एवोल्यूशंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जब भी पानी में डिजोल्व करते हैं तो हम जानते हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए आप बचपन में पढ़े होंगे कि एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं या पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं, बताओ? एसिड के अंदर पानी के अंदर एसिड मिलाया जाता है। तो
जब भी लैब वगैरह में देखोगे तो पानी रहता है, पानी के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं, ताकि क्या, ताकि क्या, जो भी, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो जो भी हीट इवॉल्व हो पूरे पानी में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए हम एसिड को पानी के अंदर मिलाया जाता है। कभी भी पानी के अंदर हम एसिड नहीं मिलाते हैं, एसिड सॉरी, एसिड को पानी के अंदर मिलाया जाता है, पानी एसिड के अंदर नहीं मिलाते हैं, ये गलत है। फिर ये क्या है, ये भी जैसे H2SO4 और H2O का मिक्सचर जो होता है ना, एजोट्रोपिक मिक्सचर्स है, और ये साथ ही साथ निगेटिव डेविएशन शो करता है। अगर मैं निगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन में आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव में पढ़ाया था, तो उसका आप एग्जांपल ध्यान रख सकते हो। H2SO4 और H2O विल फॉर्म ए निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, ये सब वहाँ पढ़ाया हूँ, एक बार देख लीजिए, वहाँ पर भी आगे पढ़िए। इसका और क्या प्रॉपर्टीज है देखिए। एक पहला प्रॉपर्टी तो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ H2SO4 इज एन रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। H2SO4 का जो केमिकल रिएक्शंस होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। कौन कौन सा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे इसका वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी है। दूसरा, स्ट्रांगली एसिडिक नेचर्स है इसके अंदर, ये एक स्ट्रॉन्ग, H2SO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, हम जानते हैं वाटर के साथ ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल्स है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होता है। इसी, और फिर चौथा, इट कैन एक्ट एज ए, हाँ ये चौथा, इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग नेचर्स होता है, मतलब, बट अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर्स की तरह बिहेव नहीं करता। जैसे आपको पता होगा कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट सल्फ्यूरिक एसिड उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है एज लाइक नाइट्रिक एसिड। बट अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो तो उसके अंदर क्या, ऑक्सीडाइजिंग नेचर थोड़ा सा पाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्या चीज यहाँ पर लिखा गया है, इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नॉट मच स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट डाइल्यूट H2SO4 रहेगा तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम ही नहीं करेगा। पहला है एसिडिक नेचर्स, ये दो सीरीज एसिड बनाता है, नॉर्मल, एसिडिक, सॉल्ट। ये रिएक्शंस देख लीजिए, इसका के का वैल्यू हाई होता है, इसका के का वैल्यू लो होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेप से ही मोस्ट ऑफ द H+ आयंस आ जाता है। ये 100% डिसोसिएट करता है, सेकेंड स्टेप नेग्लिजिबल डिसोसिएट करता है। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्शन भी बता दिया है, 1 मोल NaOH के साथ 2 मोल NaOH के साथ n फैक्टर 2 है, n फैक्टर 1 है। ये सब H2S में भी इसी तरह का था, तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू लो वोलेटिलिटी, हम जानते हैं इसका वोलेटिलिटी कम होता है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर हाईली वोलाटाइल एसिड, कुछ हाईली वोलाटाइल एसिड, जैसे HX को बनाने में हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। जैसे MX टाइप का कोई सॉल्ट है, MX टाइप का कोई सॉल्ट है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से उसका रिएक्शन कराइएगा तो M2SO4 क्या करोगे, इसका कैटायन इसका एनायन के साथ मिलाओ, और इसका कैटायन और इसका एनायन, M2SO4, और साथ ही साथ आपका वोलाटाइल एसिड बनेगा। ये X यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और NO2 हो सकता है, ये सब हो सकता है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ रिएक्शन है ये सब, कि कॉपर को जब हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर नो रिएक्शन होता है, रिएक्शन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इतना पढ़े होंगे कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है। तो ये क्या क्या करेगा, ये यहाँ पर रिएक्शंस नहीं, एक्चुअली रिएक्शंस क्या हो रहा है, ये कॉपर आयन H+ से रिएक्शंस कर रहा है, और ये जब रिएक्शंस होगा तो ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये
तो मैं बोल रहा था कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट डाइल्यूट H2SO4 कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम ही नहीं करता। ये रिएक्शन जो बता रहा था कॉपर के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो इसको ध्यान रखिए। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शंस कराओगे तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर H+ जो डाइल्यूट H2SO4 से जो H+ आ रहा है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत कम है, बट जब कॉन्सेंट्रेटेड कर दोगे ना तो इसमें क्या होता है, सल्फेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये क्या करेगा, सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर Cu2+ में पहुंचा देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 में। तो ये बात ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट but dilute H2SO4 will never act as a oxidizing agent। इसी तरह जिंक का रिएक्शन ये तो इजी है कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ऐसे भी ये मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाया करते हैं, ऊपर वाला मेटल्स नीचे वाला को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये आसानी से H+ को रिड्यूस कर H2 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है यहाँ पर, अगर आप HBr का रिएक्शन HBr या HI का रिएक्शन HBr या HI का रिएक्शन, आप पहले ये ध्यान रखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर, फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या करता है, सामने वालों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, हैलाइड में रिड्यूस हो जाता है। ये जीरो से क्या करेगा, सामने वालों को ऑक्सीडाइज किया और खुद जीरो से रिड्यूस होकर -1 में चला जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट I- होता है। I- बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ये सामने वाला को रिड्यूस कर ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, I2 में -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर उसके बाद Br-, फिर उसके बाद Cl-, F- तो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते ही नहीं है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ HCl और HBr, HCl और HBr क्या होता है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये आपको आयोडीन I- और Br- इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये सामने वाला को रिड्यूस कर देगा, सामने वाला को रिड्यूस कर कहाँ पहुंचाएगा, SO2 में पहुंचाएगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होकर Br2 में जाएगा। इसी तरह सामने वाला, अगर आप यही रिएक्शन HF का H2SO4 से कराओगे तो नहीं होगा, क्योंकि HF एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इसी तरह Cl- भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो सामने वाला H2SO4 को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। बट HBr और HI के साथ ये रिएक्शन आसानी से हो जाता है, क्योंकि I- और Br- इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखो, ये रिएक्शन देखो, ये जो रिएक्शन बता रहा हूँ ना, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ देख रहे हो, ये रिएक्शंस आगे फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली में ब्रोमीन क्लोरीन का प्रिपरेशंस में ये यूज होता है। ये रिएक्शन थोड़ा देर पहले ही बताया था, NaBr का रिएक्शन H2SO4 से H2SO4 से करेंगे तो क्या होगा, ओनली आयंस का एक्सचेंज होगा, सोडियम सल्फेट और HBr बनेगा। और अगर ये NaF और NaCl रहता, यहाँ पर ये समझ लो, अगर ये NaF और NaCl रहता तो ये रिएक्शन HF बनकर ही रुक जाता। मतलब HF और HCl का ये प्रिपरेशन मेथड है, और हम लोग जानते हैं HF और HCl ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है। बट अगर यही काम अगर HBr और HI रहता तो सामने से क्या करता, फिर से वो H2SO4 से रिएक्शंस कर ब्रोमीन और क्लोरीन बनाता। ये जैसे ये रिएक्शंस, ये बोलना चाहता हूँ, ये रिएक्शंस और इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस समझ रहे हो या नहीं? yes. ये रिएक्शन HF और HBr में ही रुक गया, क्योंकि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सामने वाला H2SO4 को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। बट ये जो आपका
HCl है, सॉरी HBr है और HI है, ये फिर से H2SO4 को रिड्यूस कर कर आयोडीन गैस या ब्रोमीन गैस बना देता है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर, ये सभी रिएक्शंस आप देख चुके हो, आई थिंक सो ऑर्गेनिक में भी बताया हूँ, इनऑर्गेनिक में भी, कार्बन फैमिली में बताया था, एक बार देख लीजिए इसको। एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यूजेस देख लीजिए, लीड स्टोरेज बैटरी, लेबोरेटरी रिएजेंट, ये सब यूज करते हैं। आगे बढ़िए। ये ऑक्सी एसिड है, ये भी इसमें भी आप बातें जानते हो। इसमें भी सल्फ्यूरस एसिड मैं आपको बॉन्डिंग में पढ़ा दिया हूँ, तो इसको भी आप चाहें तो देख लीजिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का चार सीरीज है। पहला है अस एसिड सीरीज, जैसे आप नाम पढ़ रहे होंगे, उसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, थायोसल्फ्यूरस एसिड। अगर आप सल्फ्यूरस एसिड में से एक ऑक्सीजन को सल्फर में कन्वर्ट कर दोगे, यहाँ पर क्या देख रहे हो, इस एसिड में से एक ऑक्सीजन को हम सल्फर में कन्वर्ट कर दिए, तो H2H2O2 हो गया, इसको हम बोलते हैं थायोसल्फ्यूरस एसिड। इसमें SS लिंकेज होता है, SS सल्फर के भी डायरेक्ट लिंकेज देखोगे। फिर H2SO5 पायरो सल्फ्यूरस एसिड कैसे बनाते हैं ये भी बताया था। 2 मोल सल्फ्यूरस एसिड को ऐड कीजिए और एक बीच से पानी निकाल दीजिए। ये बात ध्यान रखना, एक्सेप्शन है, इसमें कोई भी SS लिंकेज नहीं होता है। एक्चुअली होना चाहिए SS लिंकेज, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर SS लिंकेज नहीं होता है, सॉरी यहाँ पर SS लिंकेज होता है। फिर दूसरा एसिड सीरीज है, इसमें से आपको पता है कि पायरो सल्फ्यूरस एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हाइपो फॉर्म बनता था। मैं यही सजेस्ट करूंगा, एक बार आप जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको टेबुलर फॉर्म में लिखा दिया हूँ, उसको एक बार पढ़िए और ये चीज एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। और वहाँ पर मैं स्ट्रक्चर भी बनाया था, तो उसको एक बार जरूर पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं उसी पर फोकस करूंगा। हाँ, यहाँ पर हाइपो सॉल्यूशंस, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारा चीज याद भी करना है। हाइपो सॉल्यूशन आपको याद हो, टाइट्रेशंस में बहुत ज्यादा हाइपो सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। हाइपो सॉल्यूशंस में ये जो हाइपो सॉल्यूशन देख रहे हो, दैट इज Na2H2O3, Na2H2O3। तो सबसे पहले कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन हाइपो सॉल्यूशंस। चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना। इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, फिर उसके बाद देखो, इसका सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे। तो प्रिपरेशंस का ये दोनों इंपॉर्टेंट, जो भी दोनों प्रिपरेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फर का NaOH के से साथ रिएक्शन, आपको पता है सल्फर NaOH के साथ, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस करता है। NaOH के साथ रिएक्शंस कराओगे ना, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी सल्फर क्या किया, डिस्प्रपोर्शनेट हो गया, Na2S में। और क्या हो गया, ये सल्फर यहाँ पर देख रहे हो, सल्फर क्या किया, सल्फर यहाँ पर देख रहे हो रिड्यूस हो गया, और साथ ही साथ ऑक्सीडाइज हो गया +2 में, 0 से रिड्यूस हो गया -2 में, और ऑक्सीडाइज हो गया +2 में। तो ये एक डिस्पोजिशन रिएक्शन है, इसको बैलेंसिंग भी कर सकते हो। n फैक्टर्स निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एटम को बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को काउंट कीजिए, और लास्ट में देखोगे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। ये दूसरा रिएक्शन, ये भी जैसे जेई जैसे एग्जाम में पूछा गया है, सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन अगर सल्फर से कराओगे एब्सेंस ऑफ एयर में, तो क्या करता है, हाइपो सॉल्यूशंस बनता है।
प्रॉपर्टीज में देख लो, ये एक एंटी क्लोर रिएजेंट है। एंटी क्लोर रिएजेंट में क्या का मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव करने में यूज करता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन भी एक ब्लीचिंग, क्लोरीन के पास भी ब्लीचिंग एक्शन होता है, क्योंकि क्लोरीन जब पानी के साथ रिएक्ट कर ब्लीचिंग एक्शन मतलब किसी भी चीज का कलर उड़ाना, कलरलेस में कन्वर्ट करना, दैट इज अ ब्लीचिंग एक्शन। और ये क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ये परमानेंट होता है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग होगा। जैसे क्लोरीन को पानी के साथ ट्रीट करोगे तो HCl और HOCl बनता है। ये जो HOCl है, HOCl फर्दर क्या करता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन बोल देता है। इस नेसेंट ऑक्सीजन से ही किसी सब्सटेंस को कलर उड़ाने में यूज किया जाता है। ऑक्सीडेशन से कलर उड़ जाएगा, कलर उड़ जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे ना, ब्लीचिंग एजेंट है। तो क्या होता है ना, जो एक्सेस ऑफ क्लोरीन, अगर उस सब्सटेंस में क्लोरीन कुछ बचा हुआ रख गया, अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, फिर से स्लोली ऑक्सीडेशन होगा और वो कलर्ड उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो कलर्ड आना शुरू हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम हाइपो सॉल्यूशंस का यूज करते हैं, एंटी क्लोर रिएजेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जैसे देखो ये सब तो बता दिया, एक बार पढ़ लीजिए। क्या कहता है, ये जो एक्सेस ऑफ क्लोरीन है ना, उसको अगर हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्शन कराइएगा तो क्या होगा, जो एक्सेस क्लोरीन है वो कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए हाइपो सॉल्यूशन को एंटी क्लोर रिएजेंट बोलते हैं। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और HCl बनाता है, सिंपली आयंस का एक्सचेंज है। चलो यहाँ पर टेस्ट ऑफ सल्फाइड, ये जो हाइपो सॉल्यूशन है ना, H2O3 थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन, ये कैसे आयन बना, ये तो समझ में आना चाहिए आपको। जैसे हम इसको कौन सा आयन बोलते हैं, बताओ, इसको कौन सा आयन बोलते हैं, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन। अगर एक ऑक्सीजन को सल्फर में कन्वर्ट कर दूं, यही आयन तो आपका हाइपो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, जब भी ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं सल्फर में तो थायो टर्म आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट आयन। समझ रहे हो, थायोसल्फेट आयन। तो इसलिए अगर इसका सॉल्ट फॉर्म में लिख दूं Na2H2O3 तो इसको क्या बोल देंगे, सोडियम थायोसल्फेट। समझ रहे हो बात को, सोडियम थायोसल्फेट। यस। इसका टेस्ट देख लो, टेस्ट क्या है, तो अगर आप थायोसल्फेट आयन को डाइल्यूट एसिड से पास कराओगे तो क्या होता है, सल्फाइड मिलता है। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, सल्फाइड भी मिलता है और साथ ही साथ SO2 गैस, पंजेंट स्मेल्स का SO2 गैस रिलीज होता है। अगर यहाँ पर देखो थायोसल्फेट और सल्फाइड में डिफरेंस क्या है, सल्फाइड आयन को भी अगर डाइल्यूट एसिड से पास कराते थे तो SO2 गैस मिलता था। जैसे अगर आपको याद हो, कार्बोनेट को भी डाइल्यूट सॉल्यूशन से पास कराते थे तो CO2 मिलता था। तो ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें सल्फाइड आयन और साथ ही साथ SO2 मिलता है, बट इस पे ओनली सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसी से आप थायोसल्फेट आयन को और सल्फाइड आयन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पर ओनली SO2 मिलेगा और यहाँ पर SO2 के साथ साथ सल्फाइड आयन भी मिलेगा। ये कम्प्लेक्सिंग रिएजेंट क्या है, देखो जैसे इसको देख लीजिए जल्दी से। तो कम्प्लेक्सिंग रिएजेंट सिल्वर सॉल्ट, जैसे AgCl AgBr के साथ रिएक्शन कर एक पहले व्हाइट PPT बनाता है, सिल्वर थायोसल्फेट बनाता है। और अगर हाइपो एक्सेस में ले लोगे तो क्या होगा, हाइपो ले लोगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम बोलते हैं 312 कॉम्प्लेक्स। कैसे ये 312, इसमें सोडियम देखोगे 3, इसमें अंदर बाहर वाला जो आयनाइजेशन स्पेयर में जो सोडियम है वो 3 है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सोडियम है वो 1 है, और यहाँ पर थायोसल्फेट जो है 2 है, इसलिए इसको 312 कॉम्प्लेक्स, याद करने में इजी हो इसको, इसलिए इसको 312 कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है क्या, जब हम व्हाइट ये जो आपको व्हाइट PPT यहाँ पर दिख रहा था ना, व्हाइट PPT को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो तुरंत क्या होता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, एंड दैट ब्लैक कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉपर सॉल्ट के साथ भी देख लीजिए, वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी है। पहले रिएक्ट कर क्या बनता है, कॉपर थायोसल्फेट बनाता है, फिर क्या करता है, कॉपर थायोसल्फेट डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है दैट इज क्यूपरस थायोसल्फेट में। और फर्दर क्या होता है, अगर आप एक्सेस ऑफ हाइपो सॉल्यूशन बनाइएगा तो 465 का एक कॉम्प्लेक्स बनाता हो, नाम 465। इसमें सोडियम 4 देखोगे, कॉपर 6 देखोगे और थायोसल्फेट 5 देखोगे, इसलिए इसको 465 कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसी तरह इसका हीटिंग एक्शन, तो ये सब टोटली याद करना है। कॉम्प्लेक्स, इसका कॉम्प्लेक्स एक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स एक्शन सिल्वर सॉल्ट के साथ, कॉम्प्लेक्स एक्शन कॉपर सॉल्ट के साथ। ये सब रिएक्शंस आपको एक बार डीएनएफ ब्लॉक में भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो वहां पर भी आप एक बार फिर से देखिएगा। जितना बार देखोगे सुनोगे उतना ज्यादा याद होगा। फिर हीटिंग इफेक्ट देखिए, ये जो हाइपो सॉल्यूशंस है, हाइपो सॉल्यूशन का ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अगर इसको हम रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल जो 20 वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाता है, इसको और अगर हीट करोगे तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट मिलेगा और साथ ही साथ Na2S5 मिलेगा। Na2S5, ये S52- का स्ट्रक्चर है। इसमें देखोगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2/5 है, -2/5 है। एंड फैक्टर निकालोगे तो क्या 12 आएगा। और इसको अब चाहो तो बैलेंस, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, आप बैलेंसिंग भी कर सकते हो। अब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस देख लो, हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या होता है ना, ये जो हाइपो सॉल्यूशंस है, ये रिएक्शंस, ये आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में ये रिएक्शन जरूर पढ़ाए होंगे। आयोडीन क्या करता है, हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर क्या बनाता है, Na2S4O6, जिसमें सल्फर 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें 4 सल्फर होते हैं। Na2S4O6 में 2 सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, 2 सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एवरेज निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज 2.5 आता है। बट ये क्लोरीन और आयोडीन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग, क्लोरीन और ब्रोमीन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इसलिए क्या करता है, इसमें NaHSO4 बनाता है, NaHSO4। अगर ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं था, इसलिए 2.5 में ओनली कन्वर्ट कर पाया। ये दोनों थोड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए क्या इसमें NaHSO4 बना लिया +6, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो इसी के साथ ये जो ऑक्सीजन फैमिली है खत्म होता है। कल आई थिंक सो, कल आपका सैटरडे को क्लास है ना आप लोग का, सैटरडे को केमिस्ट्री क्लास 10 बजे से है आई थिंक सो। यस सर। हाँ, तो सैटरडे को क्लास है, तो सैटरडे को मैं आपको आज शाम तक दोनों फैमिली में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। हाइड्रोजन फैमिली और आपका नोबल गैस फैमिली हम कल देखेंगे, कल ट्राई करेंगे, कल ही आपका खत्म हो जाए। और इसी के साथ पूरा पी ब्लॉक आपका खत्म हो जाएगा, पी ब्लॉक जितना भी है पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसको जो भी नोट्स दिया गया है, हाँ बोलो। आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा? देखो आज तो मैं तो सोच रहा हूँ कल 10 से 12 ले लूँ 2 घंटा का। तो आज देखो मैं बात करके बताता हूँ, जैसा भी होगा आप लोग को इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगा। अगर क्लास होने का रहेगा तो मिल जाएगा, और क्लास कल 10 से 12 होगा तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको फिर से रिमाइंड कर दिया जाएगा। ओके ओके सर। चलो, थैंक यू थैंक यू सर।